हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की 9th चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन। ओके, इसके पहले हमने फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, तो उसके मतलब इस अब तक के अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो 8 अगर चैप्टर आपको नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियोज़ को। एक्सरसाइज भी कराए हैं हमने, तो एक्सरसाइज भी आप देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं 9th चैप्टर दैट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ के ऊपर हम रब करें ऐसे, तो ये क्या होता है? इससे फ्रिक्शन पैदा होता है, इससे हीट जनरेट होती है। तो इसे कोई भी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अभी अगर आपके हाथ में अभी क्या आप मोबाइल लेके बैठे हो, राइट? तो बुक कॉपी पेन भी लेके बैठे होंगे, तो आप मोबाइल को बुक पे रब करके देखिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन, राइट? तो चलो देखते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ ट्रक स्लो डाउन व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल्स पे व्हीकल सारे स्लो हो जाते हैं, स्लो करते हैं। क्यों? उस पर थोड़ा सा फिर वो फ्रिक्शन जनरेट हो के व्हीकल सारे स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना होता है ना। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल। अब आप लोग बाइसिकल चलाते हो, तो बाइसिकल भी अब जब टर्न लेते हो या फिर कहीं पे आपको बाइसिकल रोकनी पड़े तो क्या लगाते हो? ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक में जो ब्रेक पैड होता है, ठीक है, वो क्या करता है? साइकिल के जो चक्के होते हैं, मतलब व्हील्स होते हैं, उसका मोशन स्लो डाउन करता है। ठीक है, slow down when brake are applied. Not only vehicles, many objects move around the surface of another object slow down when no external force is applied on it. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं भी किया तो भी हम जैसे स्लो डाउन करते हैं वैसे क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ता है। फ्रिक्शन बढ़ने के बाद वो अपने आप स्लो हो जाता है, राइट? व्हीकल्स Finally, it stopped. Have you seen that a moving ball on ground stop after some time? हाँ, हम लोग खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं तो किसी भी मतलब आप खेल देखो या खुद खेलते हो, फिर भी जब हम बॉल को किक कर देते हैं तो थोड़ी देर दूर चल के बॉल क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल के सरफेस का अर्थ के साथ जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इस वजह से बॉल की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाता है थोड़ी देर बाद, राइट? ये नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि हमने कोकोनट नहीं, बनाना पील पे पैर क्या हो जाता है? हमारा स्लिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता। वैसे तो हम जब चलते हैं तो हमारा मतलब जो भी जूते चप्पल है उसका सोल जो होता है उसके और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन होता है, इस वजह से हम चल पाते हैं। बट अगर वेट सरफेस रहे, स्मूथ रहे, उस पर हम चल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, राइट? फ्लोर पे अगर पानी गिरा हो, ठीक है, तो अगर हम उस पर चलने की कोशिश करें तो क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत स्मूथनेस रहती है, सरफेस क्या होता है? वेट होता है, इस वजह से उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम स्लिप होते हैं। सेम बनाना पील के ऊपर भी वही है। बनाना पील में क्या होता है? वो वेट होता है बनाना पील, तो इस वजह से हम और स्लिपी भी होता है थोड़ा सा नेचर में, तो हमारा पैर उसमें स्लिप हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ। अच्छा, मैंने अभी बताया। ठीक है, ये देखो, इसमें गिवन है पिक्चर में, ये बॉय जो है वो बनाना पील पे इसने पैर रखा, बट उसका पैर स्लिप हो गया तो वो गिर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ इसके शूज़ के सोल में, और इसने धरती में मतलब अर्थ सरफेस में क्या हुआ? फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ, इस वजह से बॉय स्लिप हो गया। ठीक है, यू विल फाइंड द आंसर इन ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, कैसी कैसी चीज़ों में फ्रिक्शन मतलब लाइक हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, मतलब स्प्रिंग अगर है तो उसमें क्या फ्रिक्शन है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है इस चैप्टर में, तो हम वो देखेंगे। अब क्या है, एक इस एक्टिविटी में क्या गिवन है? एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, उसको हम एक साइड से पुश कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर दूर जाके रुक जाती है। रुको, मैं ये चीज़ आपको करके बताती हूँ। सपोज ये बुक है,
ठीक है, तो इसको हम ऐसे धक्का देते हैं तो ये यहाँ आके रुक गई। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस में और जो टेबल का सरफेस है उसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, बुक रुक गई। सेम हम ये इस साइड से इसको धक्का देंगे तो यहाँ आके रुक गई। सेम अपोजिट साइड से धक्का देंगे, फिर यहाँ आके रुक गई, फिर अपोजिट साइड से धक्का देंगे, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके टेबल के सरफेस में और बुक के सरफेस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। इस वजह से बुक स्टॉप हो जाती है। चलो देखते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन द टेबल, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। हमने अभी देखा, ठीक है। सो रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? हाँ, हमने अभी देखा ना, अपोजिट साइड से भी हमने अगर पुश करते हैं तो क्या होता है, बुक रुक जाती है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर हम इस साइड से मूव करते हैं तो फ्रिक्शन क्या है, इस साइड से एक्ट करता है, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन राइट साइड में एक्ट होगा, बट अगर हमने राइट साइड में लगाया फ्रिक्शन लेफ्ट साइड से एक्ट होगा। दिस आर अपोजिट इन नेचर, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है फोर्स ऑफ एक्टिंग के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। So must be acting on the book opposing its motion. This force is called force of friction. ठीक है. Next, you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. हमने अगर लेफ्ट से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, राइट से एक्ट करता है। बट अगर हमने सेम राइट से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा लेफ्ट से, ओके। इन बोथ द केसेस फोर्स opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. जिस भी डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। फोर्स ऑफ अप्लायंस मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। इसको आप याद रखना, ठीक है। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. ये जो हमने एक्टिविटी की इसमें क्या हुआ, बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था, ठीक है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल सरफेस? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? हाँ, ये क्या कहता है, सरफेस कितना रफ है, कितना इरेगुलर है, उसमें कितने इरेगुलरिटीज़ है, स्लिपी है, वेट है, स्मूथ है, कैसा है सरफेस का नेचर कैसा है, दोनों सरफेस का। तो उस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। सरफेस ज़्यादा इरेगुलर है, सरफेस पे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बट सेम अगर सरफेस कम है, मतलब स्मूथ है सरफेस, वेट है, ऑयली है, स्मूथ है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन उसमें कम रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो टाई द स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। इसमें क्या किया है, एक ब्रिक लिया है, उसमें एक यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया है, यहाँ पे ब्रिक को अटैच किया है, ये है एक स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को लगाया गया है, उससे एक स्ट्रिंग मतलब एक धागा, एक रस्सी से हमने क्या किया, एक ब्रिक को बांधा, ठीक है, और फिर हमने ब्रिक को खींचा, ठीक है। जहाँ तक हम मैक्सिमम इसको खींच पाए उसका हमने रीडिंग नोट कर लिया, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, इस ब्रिक के नीचे ब्रिक को ही हम क्या करेंगे, पॉलीथीन में लपेट लेंगे, ठीक है। हमने ब्रिक को क्या किया, पॉलीथीन में लपेटा। अब पॉलीथीन का सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को ये हम आसानी से हम इसको खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके फ्रिक्शन कम हो गया। पहले इसका सरफेस कैसा था, ये सरफेस कैसा था, इरेगुलर था, जैसे रफ था ना, वैसे अपने ब्रिक का एक सरफेस देखा होगा, छुआ होगा, वैसे कैसे रहता है, रफ सा रहता है। और पॉलीथीन का सरफेस स्मूथ रहता है, ठीक है। जैसे हम इसको बिना पॉलीथीन के इसको खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत फ्रिक्शन होगा, हमको इसको खींचने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेगा और फ्रिक्शन भी इसमें ज़्यादा होगा, तो स्ट्रिंग शायद हम कम खींच पाए। बट अगर ये हमने इसको पॉलीथीन में रैप कर लिया, पॉलीथीन में रैप करने के बाद क्या होगा, हम इसको खींचते हैं तो इसका सरफेस कैसे होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। तो रीडिंग
ज़्यादा आएगा, ये हम ज़्यादा दूर तक आसानी से खींच पाएंगे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, ये दोनों रीडिंग हमने नोट कर लिए। दोनों में तो डिफरेंस होगा ही ना ऑफकोर्स, क्योंकि पहले वाले में क्या था, फ्रिक्शन ज़्यादा था, इसका सरफेस इरेगुलर था, और दूसरे वाले में इसका सरफेस स्मूथ हो गया क्योंकि हमने इसको पॉलीथीन में रैप किया था। तो पॉलीथीन में रैप करने की वजह से इसका सरफेस हो गया स्मूथ और इसलिए रीडिंग कम आया। ओके, चलो हम देखते हैं एक्टिविटी। Tie the string around the brick, pull the brick by the spring balance. Okay, you need to apply some force, note down the reading. मैंने अभी बताया कि क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है, उसको खींचना है, उसके बाद रीडिंग नोट करना है। ठीक है, note down the reading on the spring balance when brick begins to move. Okay, it gives measure of force of friction. ये क्या करता है, हमको measure of force of friction देता है, मतलब कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसमें, ये हम उसमें रीडिंग के ज़रिए हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ रैप द पीस ऑफ पॉलीथीन। ये भी मैंने बताया कि हमको क्या करना है अभी नेक्स्ट, हमको इसमें ब्रिक के अराउंड पीस ऑफ पॉलीथीन को रैप कर लेना है अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। सेम एक्टिविटी रिपीट करना है, वापस हमको उसमें क्या करना है, रीडिंग लेना है। व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, रिपीट एक्टिविटी रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग। अब क्या करेंगे हम जूट बैग ब्रिक के अराउंड लगा देंगे। अब जूट बैग तो देखी होगी, जूट बैग कैसी रहती है, रफ रहती है, उसका सरफेस कैसा रहता है, रफ। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये हमको लिखना है कि हमने रीडिंग्स क्या क्या लिए और हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया बताओ, इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बिना पॉलीथीन के फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, विथ जूट बैग क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, बट अगर विथ पॉलीथीन मतलब सरफेस अगर स्मूथ रहता है तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी अगेन, स्प्रिंग बैलेंस। सो स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग इसमें क्या करता है, यहाँ पे कोई भी वेट लगा लो, कोई भी फोर्स लगा लो, तो ये स्प्रिंग का क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इससे हमको पता चल जाता है हमने इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलाइड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसमें क्या है, एक कोलाइडल स्प्रिंग है, तो इसमें जहाँ पे हम यहाँ पे अगर फोर्स लगाए, कोई भी वेट लगा दे नीचे, तो क्या होगा, ये रीडिंग चेंज होगा। इसमें क्या है, एक कोलाइडल स्प्रिंग है स्ट्रेचिंग, तो ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में स्प्रिंग नीचे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगा। सो स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग। ये यहाँ पे एक पॉइंटर है, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ये रीडिंग, फिर ये नीचे सर के नीचे देखो, यहाँ पे क्या है, रीडिंग बनाया हुआ मीटर। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, तो जितना भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है इसकी मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगी इस रीडिंग के जरिए। ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, रीडिंग क्या करता है, हमको फोर्स की मैग्नीट्यूड देता है, कितनी मैग्नीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक अ इंक्लाइन प्लेन ऑन द स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मे यूज़, ये मैं एक्चुअली सीधा सीधा बता देती हूँ, क्यों पढ़ते बैठे आप लोगों का टाइम वेस्ट करें। राइट, एक टेबल है जहाँ पे ये बच्चे देख रहे हो आप, ये एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक बुक लगाई, इस पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया। ठीक है, टेबल पे। अब ये क्या है, इंक्लाइन है। ठीक है, इंक्लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप बनता है, ये हो गया स्लोप, ये हो गया टेबल। ठीक है, ये कार्डबोर्ड, इससे हमने इंक्लाइन कर दिया, पीछे से वेट लगा के इसको इंक्लाइन कर दिया। अब ये इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा ये स्लोप जनरेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे स्लोप जनरेट। ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये स्लोप हो गया। अब क्या करेंगे, ये सेल लेंगे हम, छोटा सा एक सेल लेंगे बैटरी का। ठीक है, पेंसिल सेल, उसको यहाँ रखेंगे, पेंसिल सेल को यहाँ पे इसके टॉप पे। तो यहाँ पे इसको सेल को रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे फिसल जाएगा। ये क्या स्लोप है ना, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिसल जाएगा और यहाँ से ये मूव करते करते यहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है सरफेस, तो इसमें फ्रिक्शन कम है, तो ये ज़्यादा दूर तक फिसलते हुए यहाँ तक जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेम एक्टिविटी में यहाँ पे टेबल पे कपड़ा डाल देंगे। ठीक है, कपड़ा डालने की वजह से क्या हुआ, उसमें पहले आपको मेक श्योर करना है इसमें कोई भी ऐसे मतलब ये कपड़ा इरेगुलर ना रहे, स्मूथ रहे, ऐसे उसको नीचे से ऐसे उसको हमको सही से बिछाना है कपड़े को।
सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे सेल लगाना है, यहाँ पे सेल लगा दिया तो ये आया नीचे की तरफ, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। ओके, तो ये यहाँ तक थोड़ी दूर तक चल पाया। क्यों? क्योंकि कपड़े की वजह से, कपड़ा आने की वजह से इसमें फ्रिक्शन क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, तो ये इसमें कपड़ा आ गया। ओके, तो फ्रिक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो ये रीडिंग और ये रीडिंग अलग है, यहाँ तक वो ज़्यादा दूर तक गया क्योंकि ये सरफेस क्या था, स्मूथ था, इस वजह से इसमें फ्रिक्शन कम था, इसलिए सेल जो है वो ज़्यादा दूर तक गया। इसमें क्या था, सरफेस थोड़ा सा इरेगुलर था, कपड़ा था ना, तो वो स्मूथ नहीं रहता इतना, तो सरफेस इरेगुलर हो जाने की वजह से ये ज़्यादा दूर तक यहाँ पे नहीं गया और यहाँ पे रुक गया। सेम एक्टिविटी हमको रिपीट करनी है विद द हेल्प ऑफ सैंड। अब क्या करेंगे, टेबल पे एक सैंड की पतली सी लेयर डाल देंगे। सैंड तो बिल्कुल ही इरेगुलर है, तो जैसे ही हम इसमें एक्चुअली पिक्चर गिवन नहीं है इस एक्टिविटी की, बट यहाँ पे सैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको रखेंगे, ठीक है, सेल को। तो सेल यहाँ से सरक के नीचे की ओर आया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सैंड है। सैंड जैसे ही ये सैंड को यहाँ तक ही आएगा मैक्स, ठीक है, यहाँ से वो आगे जाएगा भी नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड इज मिनिमम। किस केस में डिस्टेंस मिनिमम रहा, सैंड वाली केस में। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा था, ठीक है। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। हर बार अलग अलग क्यों है, क्यों? क्योंकि हर सरफेस का क्या था, फ्रिक्शन अलग अलग था। सैंड का ज़्यादा था, टेबल का सरफेस स्मूथ था, इसलिए उसमें फ्रिक्शन कम था। तो हर बार क्या था, सरफेस अलग अलग था, इसलिए फ्रिक्शन अलग था, इसीलिए जो रीडिंग है वो अलग आया, राइट। सो नेक्स्ट, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्स। हाँ, उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका नेचर जैसा रहेगा, फ्रिक्शन जितना भी जनरेट होगा उस पर डिपेंड करेगा सेल कितनी दूर तक मूव कर पाएगा, ठीक है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, अब हम जैसे इसमें इसका सरफेस क्या था, सेल का स्मूथ था। अब हमने क्या किया, पहले सिर्फ टेबल का सरफेस चेंज किया, ठीक है। टेबल पहले स्मूथ था, उसके ऊपर हमने बाद में कपड़ा डाल दिया, उसके ऊपर हमने बाद में क्या किया, रेत डाल दी, ठीक है। तो हमने सिर्फ टेबल का सरफेस चेंज किया। अब क्या करेंगे हम, ये जो सेल है उसका हम सरफेस चेंज करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इवन दो सरफेस विच अपीयर्ड वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज, ठीक है। इसमें क्या था, इरेगुलरिटीज थी, ठीक है, इस वजह से सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग ऑफ द ऑन द रफ सरफेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, सैंड पेपर को हमने ये जो पेंसिल सेल है उसके अराउंड ऐसे व्रैप कर लिया, ठीक है। अब उसको सेल को सेम हम मूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये कम स्पीड में जाएगा, राइट, कम, ये उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि सैंड पेपर का आपने सरफेस देखा होगा कैसे रहता है, ऐसे रफ रहता है, ठीक है। कभी स्कूल में करते हो ना, सैंड पेपर पे वो पेंसिल या चौक या फिर चौक को ऐसे निप करने की कोशिश करते हो ना सैंड पेपर पे, राइट, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। सैंड पेपर का सरफेस कैसे होता है, इरेगुलर, बहुत रफ होता है, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इन्वॉल्व। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर सरफेस रफ है तो, ठीक है। नेक्स्ट, we see that the friction is caused by interlocking of irregularities in the two surface। फ्रिक्शन कैसे होता है, इंटरलॉकिंग, जो सरफेस में इंटरलॉकिंग है उस वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। We see that friction is caused the interlocking of irregularities in the two surface. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder, ठीक है। अब अगर दोनों सरफेस, अब जैसे इसका सरफेस है, ठीक है, इसका सरफेस इस पे क्या होगा, ये इस पे भारी होगा ना, तो हम इसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो ये हार्ड होगा हमको, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होगा। दोनों सरफेस क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
गिवन है कि यू एक्सपीरियंस दैट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग। अगर हमने हमारे घर में नीचे अगर मैट बिछाई हुई है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी बैठा ना हो तो क्या होगा, हम आसानी से उसको खींच पाएंगे। बट अगर उसमें कोई बैठा है तो उस मैट को हम खींच पाएंगे क्या आसानी से? नहीं, क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा होगा, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, हम उसको नहीं खींच पाएंगे आसानी से। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा कॉज होगा, मतलब वेट डिपेंड करता है, दोनों चीज़ों का वेट कितना है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस व्हेन द लास्ट टाइम यू मूव्ड हेवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने कभी ऐसे किसी हेवी बॉक्स को, हेवी चेयर को, सोफ़ा, इसको कभी धक्का दिया होगा, तो आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि वो ज़्यादा भारी होने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पुश लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ़ यू हैव सच एक्सपीरियंसेस, गेट दैट एक्सपीरियंसेस नाउ। व्हाट इज़ ईजियर? अगर कोई भी हम बॉक्स को पुश कर रहे हैं, कोई भी रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको पुश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अगर कोई पहले से मूविंग पोजीशन में है, मोशन में है, तो उसको थोड़ी दूर पुश करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा पुश दे देंगे, छोटा सा धक्का दे देंगे, कम फोर्स लगाएंगे, फिर भी वो ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। राइट, हमने ये सब चीज़ें जो है फोर्स एंड प्रेशर में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी है। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट टू इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट अ इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन में है, तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए, राइट, उसको मूव करने के लिए हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब मूविंग फ्रॉम द रेस्ट टू रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो भी दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है, उसको मूव करने के लिए हमको कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। बट अगर कोई भी मोशन में है ऑब्जेक्ट, अब वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उसका मेजर क्या होगा, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। कोई भी स्लाइडिंग में है, क्या व्हील चेयर है, व्हील वाली बैग है, ठीक है, हमने उसको धक्का दे दिया, ठीक है, धक्का दे दिया तो उसके व्हील्स क्या है, वो मूव कर रहे हैं सरफेस पे। अब जितनी तेज़ी से वो बैग जाएगी, ठीक है, उतना ही उसके व्हील्स को क्या होगा, कांटेक्ट करने के लिए सरफेस से कम टाइम मिलेगा, इसलिए वो रुकने के लिए उसको बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, सरफेस या तो इरेगुलर हो तो, बट अगर स्मूथ सरफेस पे कोई भी व्हील्स अगर मूव कर रहे हैं तो वो उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट कम होगा, तो वो ज़्यादा दूर तक स्लाइड करते जाएगा, ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। ठीक है, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, बॉडी रेस्ट पोजिशन में थी, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, बॉडी पहले से मोशन में है, हमको सिर्फ एक पुश देना है उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, ज़्यादा फास्ट मूव कराने के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। ठीक है, इफ समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन द मोशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन देख लिया। तो ये हमने एक फर्स्ट पार्ट देखा है इस चैप्टर का, तो हम आगे का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी नीड योर सपोर्ट। आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम आगे डालते रहे, राइट, आपकी क्वेरी सॉल्व करते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।